हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप अपनी स्टडी भी शानदार कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 हिंदी का 2023 का बोर्ड का पेपर। जो बोर्ड एग्जाम में हुआ था वो पेपर है, पेपर कोड 102 302 ZM है। ठीक है, पूरा पेपर है, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को समझाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको अंदाजा लग जाएगा। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर को ध्यान से समझ लेना, कॉपी पेन लेकर बैठना, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे उनको लिखते जाना और हम आपको बता भी देंगे। जैसा कि आपको पता है, हिंदी का पेपर पूरे 100 नंबर का आता है, जिसका पूर्णांक हमारा जो होता है 100 नंबर का होता है। पूरा पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में है, खंड का होगा और खंड खा होगा। ठीक है, खंड का जो होगा वो भी 50 नंबर का है और खंड खा जो होगा वो भी 50 नंबर का है। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को खंड का से शुरू करते हैं और खंड खा पे समाप्त करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन के अंदर का खंड में कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका क्या है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक संपादित पत्रिका संपादित की थी, वो इनमें से कौन सी है। हिंदी प्रदीप है, कवि वचन सुधा है, आनंद कदम्बिनी है या ब्राह्मण है। तो बच्चों आपको बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है वो कवि वचन सुधा है। कौन से बच्चों? कवि वचन सुधा पत्रिका है। ठीक है, अगली देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि श्रद्धा भक्ति निबंध संग्रह के लेखक हैं। यानी कि श्रद्धा भक्ति एक निबंध संग्रह है, उसके लेखक कौन है। रामचंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या विद्यानिवासन मिश्र हैं। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं क्या श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है, तो श्रद्धा भक्ति जो निबंध है वो किसने लिखा था। तो आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था जब आप लोग क्लास 10th में होंगे, तो रामचंद्र शुक्ल की मैं रचनाएं जब पढ़ाया था तब उसमें पढ़ाया था। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है श्रद्धा भक्ति। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। यानी कि एक रंगभूमि उपन्यास है, उसको किसने लिखा है। वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है या फिर चतुरसेन शास्त्री ने या मुंशी प्रेमचंद्र ने। तो बच्चों अगर हम रंगभूमि की बात करते हैं तो ये तो लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र ने, लेकिन जयशंकर प्रसाद के 2 प्रमुख उपन्यास हैं, उनको याद रख लीजिए। एक तो है कंकाल, कौन सा? कंकाल, और दूसरा है बच्चों तितली। कंकाल और तितली, इन दोनों उपन्यासों को याद रख लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, कर्मनाशा की हार कहानी किसने लिखी है। कर्मनाशा की हार एक कहानी है, उसके लेखक कौन है। श्री प्रसाद सिंह है, जैनेन्द्र कुमार है, यश पाल है या काशीनाथ है। तो अगर बच्चों बात करते हैं कर्मनाशा की हार की, तो कर्मनाशा की हार जो लिखी है वो श्री प्रसाद सिंह ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध संग्रह है। यानी कि राष्ट्र का स्वरूप एक निबंध है जो क्लास 12 चैप्टर 1 है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है कि निबंध के किस संग्रह से लिया गया। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसको लिखा है, पर राष्ट्र का स्वरूप एक चैप्टर है, लेकिन एक कह रहे हैं कि जो राष्ट्र का स्वरूप एक चैप्टर है वो वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो पृथ्वी पुत्र से लिया गया, कल्प वृक्ष से लिया गया है या भारत की एकता से लिया गया है या कला और संस्कृत से लिया गया। तो आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्र का स्वरूप है वो पृथ्वी पुत्र से लिया गया। किससे लिया गया बच्चों? पृथ्वी पुत्र से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहले जो रचनाएं थी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो गद्य खंड के थी, ये जो हैं ये पद्य खंड के हैं। ठीक है, इसमें पहली रचना है गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि थे। यानी कि गिरजा कुमार जो माथुर हैं वो किस काल के कवि थे, तो वो आपको याद रखना है, आधुनिक काल के कवि थे। हम आपको सिर्फ आंसर बता रहे जल्दी जल्दी से। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि, यानी कि जो प्रगतिवादी काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि कौन है। कवि तो बहुत है, लेकिन उनमें से प्रमुख कवि कौन से हैं, तो आपको याद रखना है उसके प्रमुख जो कवि हैं वो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ठीक है, लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है। अब बच्चों लहर काव्य कृति है वो किसने लिखी है। महादेवी वर्मा ने लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, धर्मवीर भारती ने लिखी है या फिर अज्ञे ने लिखी है। तो अगर हम बात करते हैं लहर काव्य कृति को, तो लहर काव्य कृति को किसने लिखा है। लहर को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है उर्मिला का बिरहा वर्णन साकेत के किस सर्ग से लिया गया। यानी कि जो साकेत है उसमें कई सारे सर्ग हैं, उनमें से एक है उर्मिला का बिरहा वर्णन, वो किस सर्ग से लिया गया। प्रथम सर्ग से, द्वितीय सर्ग से या फिर चतुर्थ सर्ग से या फिर नवम सर्ग से या फिर चतुर्थ सर्ग से। तो आपको पता होना चाहिए उर्मिला का बिरहा वर्णन है, इसका जो जिक्र किया गया है वो नवम सर्ग में किया गया। किसमें? नवम सर्ग में। ठीक है,
फिर आता है परिवर्तन किस काल की कवि, किस कवि की रचना है, यानी कि जो एक परिवर्तन रचना है वो किस कवि की है, सुमित्रानंदन पंत, निराला, धुमिल और रत्नाकर। तो अगर हम बात करते हैं परिवर्तन की, तो परिवर्तन को लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने। परिवर्तन जो एक रचना है वो सुमित्रानंदन पंत की है। तो ये थे बच्चों टॉप 10 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे आएंगे 10 नंबर के, 5 नंबर के गद्य खंड से और 5 नंबर के पद्य खंड से। अब हम बात करते हैं कुछ गद्यांश और पद्यांश आते हैं। फिर बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आता है गद्यांश जो आता है 10 नंबर का। इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब हमें एक गद्यांश पूरा दिया गया, ध्यान से देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गद्यांश दिया गया, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें पूछ रहा है एक उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित जिस पर रेखा की गई संख्या की व्याख्या कीजिए, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है, दृढ़ व्यक्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, अब हमें ये सारे क्वेश्चन हमें करना है। अब सबसे पहले में बात ये आती है, हम शुरू से शुरू करें, क्योंकि हमें अगर एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया ना तो एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को पढ़ने की सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि मेन क्वेश्चन ये है, एग्जामिनर सोचता है कि अगर आपने पहचान ही नहीं पाया किस पाठ से है और किसने लिखा है तो आप आगे क्या कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो ना के बराबर चांस होते हैं कि इन क्वेश्चंस को वो पढ़े और आपको सीधे 1-2 नंबर देके जय माता दी कर देता, आगे निकल जाता। ठीक है, अब देखिए यह प्रमाण भाव और भूमि और जन दृढ़ बंधन है, इसलिए दृढ़ व्यक्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, यानी कि जो दृढ़ व्यक्ति होती है उसी पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। अब इसमें देखिए राष्ट्र एक शब्द आ गया, पृथ्वी आ गया, ठीक है, पृथ्वी आ गया और आपको राष्ट्र बार बार मिल रहा है, पृथ्वी, पाने का अधिकार, माता, पुत्र। तो आपको एक चैप्टर समझ में आ रहा होगा जिसकी मैंने अभी पीछे बात की थी, कौन सा, राष्ट्र का स्वरूप। किसने लिखा था, वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा था। ठीक है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह से लिया गया है। उसमें क्वेश्चन पूछ रहा था किस निबंध संग्रह से लिया गया है, मैंने आपको बताया था किससे लिया गया, पृथ्वी पुत्र से लिया गया, तो पृथ्वी का जिक्र आ रहा है। तो आपको राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है उसमें आपको 3 वर्ड याद रखना है। उसमें का जब भी कोई भी गद्यांश आएगा तो उसमें आपको राष्ट्र मिलेगा, पुत्र या माता मिलेगा और क्या मिलेगा, पृथ्वी मिलेगा। इतने अगर आपको शब्द मिल जाते ना तो आप समझ लीजिए राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से गद्यांश है और इसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब आप जैसे ही क्वेश्चन को सही करोगे, अब इसमें आप चाहे कुछ भी सेम लाइन उतार के लिख दो, कुछ अपनी लैंग्वेज बना के, मैं कहता हूँ कि 15 नंबर का है ना तो 10 नंबर का है, 10 नंबर का तो 8 या 9 नंबर मिलेंगे अगर आपने ऐसे लिख दिया, पहला क्वेश्चन अच्छे से किया तो। ठीक है, तो आपको गद्यांश पहचाना क्या है, अगर राष्ट्र के स्वरूप नामक एक चैप्टर से है तो उसमें राष्ट्र, पुत्र, माता या पृथ्वी को आपको देखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप उस गद्यांश को करना चाहें तो करें, अन्यथा आपको अथवा में जो ऑप्शन दिया जाता है, अथवा में चाहे आप इसको कर सकते हैं, उनमें से कोई आपको एक ही करना होता है। जैसे अशोक का फूल जितना मनोहर है उतना ही रहस्यमय है, तो आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर से लिया गया, अशोक का फूल। अशोक का फूल एक चैप्टर है उससे लिया गया। इसमें आपको 2 से 3 वर्ड ध्यान रखने, एक अशोक मिलेगा, एक आपको फूल मिलेगा, एक आपको रुचि मिलेगा और एक आपको प्रतीक। ये जो रुचि और प्रतीक अगर आपको ज़्यादातर मिल रहे हैं अशोक का फूल, पहली बात तो अशोक या फूल आपको मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलता तो रुचि, इन पर आप जाएंगे और अगर आपको ऐसे कोई शब्द दिख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे ये अशोक के फूल नामक के चैप्टर से लिया गया। ठीक है, बाद बाकी आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इसी प्रकार से आप पद्यांश में भी करोगे, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। आप चाहे पहले वाले को करो या आप अथवा वाला जो दिया गया इसको कर सकते हो, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें एक लेखक का साहित्यिक आपको परिचय लिखना होता है। अब हमें इसमें 3 लेखक का दिए गए, एक लेखक जो दिए गए गद्य खंड के, किसके, गद्य खंड के, और नीचे दिए जाते हैं पद्य खंड के। ऊपर गद्य खंड होता है, नीचे पद्य खंड होता है और ये 5 नंबर का होता है। और लगभग पूरा साल जो बच्चे निकाल देते हैं ना, इसी में निकाल देते हैं। जीवन परिचय किसका याद करें सर, बता दीजिए इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। अरे नालायकों, आपको जीवन परिचय से सिर्फ 5 नंबर मिल रहे हैं जो आप पूरे साल याद कर रहे हो और आप कंफ्यूज रहते हो कि किसको हम पढ़कर जाएं किसको ना पढ़कर जाएं।
क्यों इतना पूरा साल बर्बाद करते हो? तो इसी की टेंशन में आपको 10 नंबर मिलते हैं दोनों खंडों से। तो मैं आपको बताता हूँ, आप कोई दोनों खंडों के तीन तीन याद कर लीजिए। कितने? 3 3, और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें जैसे आप प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का आया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। आप इसमें से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एपीजे अब्दुल कलाम का और जोड़ लिए, एपीजे अब्दुल कलाम। इस वर्ष आप एपीजे अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल याद कर लीजिए, आपको फंस जाएंगे। आप प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को हटा दीजिए, ठीक है। फिर पद में मोतीलाल शरण गुप्ता आए, जयशंकर प्रसाद आए, अज्ञे आए। चारों इंपॉर्टेंट है, आप तीनों इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इन्हीं को तैयार कर लो, आपको एक फंस जाएगा। बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। आप फिर बात आती है कि सर हमें 5 नंबर चाहिए ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ ना। एक ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, 3 कहानी आपके पूरे सिलेबस में है, तीनों इसमें दी गई हैं। इसका मतलब कोई एक याद कर लो, यहाँ पर टिप दो, 80 वर्डों में हो गया 5 नंबर मिलने वाले पूरे नंबर। इसमें सबसे अच्छी है ध्रुव यात्रा चाहे पंचलाइट। पंचलाइट जो है पार्श्वनाथ रेणु ने लिखी, ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है। कोई आप ये याद कर लो, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नहीं याद होती तो हिंदी समरी एक बार पढ़ लो, कहीं से भी देख लो, हम आपको पढ़ा देंगे। एक दाएँ में अगर ना याद हो जाए तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। बस 5 नंबर पक्के। फिर आता है खंड काव्य। आपको अपने ज़िले के हिसाब से खंड काव्य को पढ़ लेना है। कई सारे खंड काव्य होते हैं जो आपके ज़िले में या आपके जो प्रदेश में चल रहा हो, प्रदेश में उस खंड काव्य को पढ़ लेंगे। आपकी अब जब बुक देखेंगे तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कौन सा खंड काव्य किस जिले से। अगर आप लोग नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप हमें कमेंट करिए अपने ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम, हम आपको बता देंगे कि आपके लिए कौन सा खंड काव्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे बच्चों खंड काव्य ही दिए गए हैं, इनमें से कोई आपको एक करना होता है जो आपके जिले के लिए हो। अब हम बात करते हैं खंड का की, जिसमें आती है संस्कृत। अब बच्चों आती है संस्कृत में हमें कुछ चैप्टर्स हैं जो पढ़ने होते हैं, ठीक है। बुध युगे इमे सिद्धांता, यानी कि जो चैप्टर होते हैं, कुछ चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो ना तो संस्कृत के आपको जो 7 नंबर ए होते हैं और 7 नंबर ए वाले होते हैं, ये आपको 14 नंबर फ्री के मिलते हैं मुफ्त में। अगर आप इनको ध्यान से, इनमें आपको क्या लिखना होता है? संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या लिखनी होती है, इन किस पार्ट से लिया गया है और इसका हिंदी व्याख्या क्या होगी। अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना चाहते हो तो अब मैं इस वीडियो में तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको संस्कृत के जो 14 नंबर है वो बिल्कुल पक्के करा दूंगा। तो इनको भी हमें छोड़ते हैं, इन पर ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आता है जो व्याकरण को लेकर है एक तरीके से। इसमें आपको किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, किसी एक का। 4 दिए गए ना, किसी एक का कर लीजिए। हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, हाथ कंगन का आरसी क्या, अपना उल्लू सीधा करना, बिल्कुल सरल। 2 अपना 9 2 11 होना, अपना उल्लू सीधा करना। 9 2 11 होने का मतलब है कि आपने चोरी की और जैसे ही आपने पुलिस को देखा भाग गए, 9 2 11 हो गए। अगर वाक्य प्रयोग की बात करेंगे हम, जब लिखेंगे रमेश ने सुरेश के घर से चोरी की, जैसे ही सुरेश को आते हुए देखा रमेश भाग गए, 9 2 11 हो गया। समझ में आ गया? अपना उल्लू सीधा करना, काम निकाल लेना, अपना काम निकालना। अब वाक्य प्रयोग की बात करें तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है कि मैंने किसी को रुपए दे दिए और उसने मुझे अपना काम निकालने के बाद रुपए जब हम मुझसे मांगते तो मना कर रहा है, यानी कि उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया। अब हमारा जो काम लग रहा है उससे कोई उसका मतलब नहीं, रुपए देने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आते हैं विभक्ति और वचन, सॉरी संधि विच्छेद। इसमें पहला शब्द दिया गया रविंद्र। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दी गई है, अब यहीं से हम में लगभग तोड़ा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए छोटी ई अगर हो और उसमें हम क्या करें, बड़ी ई बनानी है। अगर हमें छोटी ई है, ठीक है, अब हमें बड़ी ई बनानी है, तो अगर हम छोटी ई प्लस छोटी ई को 2 जोड़ देना, छोटी छोटी 2 जोड़ दे तो बड़ी ई बन जाएगी। तो ऐसा इसमें किस में दिया गया? देखिए इसमें बड़ी छोटी दिया नहीं है, इसमें ई का नाम ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा है? पहला ही सही है बच्चों। ये यहाँ पर साधारण में मिल जाते हैं। अगर आप बीए वगैरह करोगे इंग्लिश हिंदी में तो वहाँ पर आपको मालूम सारे ऐसे ही मिलेंगे, कहीं एक बिंदी का कहीं एन का फ़र्क होगा, बहुत कम इधर, लेकिन यहाँ पर तो आपको सीधे सीधे मिल जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ऐसे बच्चों आता है रमेश। अब हमें रमेश का करना है, ठीक है। अब हमें रमेश का संधि विच्छेद कीजिए, रमेश का। अब देखिए एक ही मात्रा लगी, किसकी? एड़ी की। एक ही मात्रा लगी एड़ी वाली, एक ही, ठीक है। एक मात्रा लगी इस पे, एनक हो गया, इसकी मात्रा लगी एड़ी की, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर हमें इसकी मात्रा लगानी होती तो हम एक डंडा प्लस ईस के साथ इसको रिप्लेस करते हैं। तो ऐसा में किस में दिया गया? पहले में दिया गया, तो पहले सही है, बाद बाकी सारे गलत हैं, याद रखो, कोई ज़्यादा नहीं है। अब अत्याचार दिया गया, अत्याचार।
अब अगर हमें ठीक है अत्याचार दिया गया, अब देखिए अत्या ता जो आधा है और या जो है वो पूरा है, तो इसको हम आग जो है आधा इसकी जो डंडा है इसके साथ में लाएंगे तो अति प्लस आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार। तो हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए देखिए, अब आता है खंड खा में विभक्ति और वचन। अगर आपको विभक्ति और वचन ट्रिक से पढ़ना है, ट्रिक से, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। क्या लिंक? उसमें मैंने आपको पूरी ट्रिक बता रखी है। आप 2 से 3 मिनट का वीडियो है, जाके देख लेना और आपको चुटकियों में आप पहचान लेंगे। ठीक है, तो वैसे हम बता देते हैं आत्मानी जो है वो किस विभक्ति और वचन का है। तो अगर हम आत्मानी की बात करते हैं, ठीक है, किसकी? आत्मानी की। तो अगर आत्मानी है, ठीक है, तो आत्मानी नी आ रहा है, ठीक है, तो नी का मतलब सप्तम विभक्ति हो गया, एक वचन। ठीक है, ये बच्चों हो जाए सप्तम विभक्ति में एक वचन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका दूसरा होगा, वो देखिए अगला दिया गया नामसु। नामस में विभक्ति और वचन पहचानिए। देखिए नामस में विभक्ति और वचन की अगर हम बात करते हैं तो ये सप्तम विभक्ति का बहुवचन है। नामसु जो है सप्तम विभक्ति का एक बहुवचन है। ठीक है, याद। अब कैसे मैंने बताया, जब आप ट्रिक देखोगे ना तो आप खुद ऐसे ही बताओगे 1 मिनट में। अब आते शब्द युग्म वाले, इनमें से आपको कोई सही अर्थ का चुनकर आपको लिखना होता है। अभिराम, अभिराम और अभिराम। अब अभिराम का मतलब क्या होता है और अभिराम का मतलब क्या होता है? बच्चों अगर हम अभिराम की बात करें इसका मतलब होता है अनावरत। क्या होता है? अनावरत। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अभिराम की, अभिराम, तो मान लीजिए इसका तो अनावरत हो गया। ठीक है, अब ऐसा तो किसी में दिख ही नहीं रहा है, तो हमारा यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। अभिराम मतलब वैसे होता है आकर्षक। क्या होता है बच्चों? आकर्षक होता है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है? अनाकर्षक। कोई दिक्कत नहीं, हमारा पहला मैच कर रहा है तो यही वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, याद रखोगे बच्चों। अन्य और अन्य, इस अन्य का क्या मतलब है? इस अन्य का क्या मतलब? तो बच्चों अगर हम बात करें इस अन्य का क्या मतलब होता है और इस अन्य का क्या मतलब होता है? इस अन्य का मतलब होता है अनाज और इस अन्य का मतलब होता है दूसरा, और पहला हमारा इसमें सही होगा। अन्य अनाज वाला हो गया और अन्य नहीं दूसरा वाला वो अन्य है। ठीक है, फिर बच्चों आता है किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इनमें आपको 3 शब्द दिए गए, किसी एक के आपको 2 अर्थ लिखने। जैसे कि अगर हम काल की बात करें तो काल का एक हो जाएगा मृत्यु, एक हो जाएगा समय। तो मैंने आप 2 लिख दिए, खत्म। लेकिन हम आपको बता देते हैं अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ को मूल भी कहते हैं और मूर्ख भी कहते हैं। अगर बात करें बिजली चपला की तो चपला को हम बिजली भी कहते हैं, चपला का बिजली भी हो जाएगा, और एक हो जाएगा लक्ष्मी। याद रख लोगे, जल्दी जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आप देखिए फिर क्वेश्चन आता है कि सही या शब्द का चयन कीजिए। जो वंदना करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? वंदनीय कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला है जो जीता ना जा सके उसे अज्ञेय कहेंगे, अजेय, जिसे जीता ना जा सके। अब इनमें कोई 2 शब्द हैं जिनको शुद्ध करना। मैं कुशल पूर्वक हूँ, मैं कुशलता पूर्वक हूँ। ठीक है, कुशल पूर्वक नहीं, कुशलता पूर्वक। मैं पानी पी लिया, मैंने पानी पी लिया है, मैंने पानी पी लिया है। ठीक है, फिर वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, वे लड़के कहाँ जा रहे हैं। कृपया अवकाश देने की कृपा करें, कृपया अवकाश देने की कृपा करें मतलब कृपया 2 बार कृपा करें। तो आप करेंगे अवकाश देने की कृपा करें, अवकाश देने की कृपा करें, इसको आप हटा दोगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आते हैं रस वगैरह। तो आपको वीर रस और शांत रस इसमें पूछेंगे, आप लोग लिख लोगे। वीर रस विभाव अनुभव और विभाव के अनुभव और संचारी भाव के मध्य से हमें किसी भी कार्य को करने की उत्साह जो होता है उसे ही वीर रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस जो होता है उसमें हम शांत रहते हैं। ठीक है, श्लेषम अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, चौपाई और दोहा को याद कर लोगे। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको पेपर में फंस जाएगा। ठीक है, अब आपको विद्यालय में नियुक्ति प्रबंधक पद को आवेदन पत्र लिखना मैंने आपको लिखना बता दिया है। अपने गांव या शहर में बिजली की समस्या को उचित अधिकारी को प्रश्न पत्र लिखना है, तो आपको ये भी लिख लेना है। और एक आपको 6 नंबर के हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 14, इसमें आता है 9 नंबर का, इसमें आता है निबंध संग्रह। क्या होता है? निबंध। अब इसमें निबंध आपको 4 यहाँ पर 5 दिए गए, कोई एक ही करना है। इनमें आप एक और जोड़ लीजिए, चंद्रयान 3 पर निबंध 100% चांस है कि आ सकता है, याद रखोगे। और इनमें से साहित्यिक संबंध, जीवन की शताब्दी और जलवायु, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, ये 3 याद कर लोगे और चंद्रयान 3 याद कर लोगे। इनमें से आपको फंस जाएगा। तो मैंने आपको पूरा पेपर का एनालिसिस करवा दिया। आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।